चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर की है गौतम जी ने। गौतम जी बताते हैं कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए हमें बताया है कि उन्होंने एक ऐसा सफ़र किया था जो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बन गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम जी की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। मैं और मेरा दोस्त अखिल, हम दोनों काफ़ी दिनों से घूमने का कोई प्लान बना रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर इन दोनों एक जिम्मेदारी आ पड़ी थी। दरअसल हम दोनों के पापा ही इस दुनिया से दूर हो चुके थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से हम दोनों को जॉब की तलाश थी। लेकिन तभी हमारे मन में कभी न कभी दूसरे लड़कों को देखकर घूमने का मन भी हो जाता था। इसलिए मैंने और मेरे दोस्त अखिल ने सोचा कि हम जॉब की तलाश में हमारे नज़दीक में पड़ने वाले शहर के लिए निकलते हैं। हालांकि हमें उस वक्त पूरी तरीके से मालूम नहीं था कि हमें वहां जाकर जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन जब मैंने घर वालों से बात की तो घर की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने मुझे मना नहीं किया। साथ ही अखिल के घर वाले भी उसे भी भेजने को तैयार हो गए थे। हम दोनों दोस्त अब उतावले होने लगे थे कि अब हमें जल्दी से जल्दी या तो किसी जॉब को ढूंढना था या फिर खुद का ही एक धंधा बनाना था। हम दोनों दोस्त एक जगह पर रहकर ही काम करना चाहते थे। बुधवार की शाम हम दोनों दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बना लिया कि कल हम शाम को यानी कि गुरुवार की सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे नज़दीक पड़ने वाला वो शहर जो नाम से तो नज़दीकी था, लेकिन उसकी दूरी भी कुछ कम नहीं थी। हम उसे नज़दीक इसलिए भी कहते थे क्योंकि उसके अलावा दूर दूर तक कोई और शहर हमारे आजू बाजू में नहीं था, जिस वजह से हम उस शहर को अपने गाँव के लगने वाले ज़िले के रूप में भी जानते थे। हम दोनों दोस्तों को वहीं पर जाकर किसी जॉब की तलाश करनी थी, लेकिन गारंटी तो नहीं थी कि हम पक्का कोई जॉब ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों सुबह सुबह पूरे तरीके से तैयार होकर निकल पड़े थे। हमारे जहन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी कि आगे हमारे साथ क्या होगा, लेकिन सभी दुविधाओं को दूर करते हुए मैं और मेरे दोस्त आपस में गप्पे लड़ाने लगे और किसी तरह बस में बैठ गए। बस कुछ देर के बाद खुल गई और बस के खुलते ही हम दोनों भी एंजॉय के साथ सफ़र तय करने लगे। फिर उसके बाद हम सफ़र को अंजाम देकर जब शहर में पहुंचे तो वहां हमें पता चला कि यहां से कुछ दूर आगे पड़ने वाला एक दूसरा शहर दरकोटा, उसी के अंदर हमें कोई जॉब मिल सकती है। इन दोनों वहां पर एक फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था, तो वहीं पर हमें इंटरव्यू देने के बाद कोई जॉब मिल जाएगी। इस वक्त मैं और मेरे दोस्त अखिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने अखिल से कहा भी, भाई क्या करें, हमें आगे जाना चाहिए या फिर नहीं? आते वक्त तो हम दोनों ने अपनी जेब में कुछ पैसे रख लिए थे। हमने सोचा था कि 2-3 दिन घूमकर ज़रूर किसी जॉब की तलाश कर लेंगे। घर को भी हमने बाय बाय बोल दिया था, जैसे कि अब 1-2 साल के बाद ही मिलेंगे। तभी अखिल ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी लगता है हमें उसी शहर में चलना चाहिए। अगर फैक्ट्री बन रही है तो हो सकता है हमें कोई काम मिल जाए। और फिर उसके बाद अखिल और मैं वहाँ से निकलने वाली एक बस में सवार हो गए। शाम काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि पूरे दिन हम दोनों उस शहर में घूमते फिरते रहे और जॉब की तलाश करते रहे। वो तो इत्तेफाक से एक रेडी वाले ने हमें बता दिया था कि हमें एक काम मिल सकता है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अखिल हम दोनों बस में बैठकर रवाना होने लगे। वो शहर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, पर हमें इतना तो पक्का था कि उस शहर में कोई ना कोई जॉब मिलना लाजमी होगा, क्योंकि शहर के अंदर तो सारे लोग पैसे वाले रहते हैं और उन्हें तो कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए मैं और मेरा दोस्त अखिल ये खुशी मना रहे थे कि आज हम पक्का कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों निकल पड़े। बस भी काफ़ी तेज स्पीड से रोड पर दौड़ रही थी और खुली खिड़की से ठंडी ठंडी हवा बस के अंदर आ रही थी। मैंने अखिल से कहा, भाई एक काम कर, बस की खिड़की को बंद कर दे, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन अखिल ने मेरी बात नहीं मानी और उसके बाद मेरी आंख लग गई। ना जाने बस कहाँ आकर रुकी थी। बाहर जोर का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कंडक्टर ने आवाज़ देते हुए बोला, यात्रीगण ध्यान दें, बस 39 मिनट के लिए इसी अड्डे पर रुकने वाली है। जिसको खाना पीना करना है वो उतर जाए। रात का सफ़र था, 1 से 1.5 घंटा अभी बस में लगने वाला था, तो मैंने सोचा कि नीचे उतरकर कचौड़ी समोसा खा लेता हूँ। मैंने अपने दोस्त को जगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और उसके मुंह पर छिड़क दी। तभी मैंने उससे कहा, अब यार सोता ही रहेगा, चल खड़ा हो, बाहर चलते हैं। अभी बस कुछ देर के लिए यहीं पर रुकी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी है, चल बाहर चलकर कुछ खा पी लेते हैं। तभी अखिल ने कहा, हाँ यार, भूख तो मेरे को भी बहुत ज़ोर की लगी है, चल कुछ खाते हैं। फिर हम दोनों बस से नीचे उतर गए। हमने ये ठान लिया था कि हमें तो समोसा और कचौड़ी ही खाना है, क्योंकि इसके अलावा सारी चीज़ें मोटी रकम की मिलती हैं।
और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाकी चीज़ों को खा सकें। हम समोसा खाकर अपने पेट की सेवा कर लेते हैं। अभी मैं और मेरा दोस्त अखिल हम दोनों बस से नीचे उतरे ही थे कि तभी कंडक्टर वापस से बस में चढ़ा और एक अनाउंसमेंट करने लगा। उसने कहा, देखिए अगर किसी को खाना पीना करना है तो कर सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर आपने भूलकर भी कचौड़ी या समोसा खाने की कोशिश की। मुझे उस कंडक्टर की बात समझ में नहीं आई। तभी मैंने उससे कहा, लेकिन कचौड़ी और समोसा खाने के लिए तो हम बस से नीचे उतरे हैं, और उसके खाने से आपको क्या लेना देना, हम तो कचौड़ी और समोसा ही खाने वाले हैं। तभी उस कंडक्टर ने कहा, देखो जितना कह रहा हूँ उतना करो, इस गांव के लिए समोसा और कचौड़ी अलाउड नहीं है। मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि ये बेवकूफ़ ऐसे ही करता होगा, और फिर मैं अपने दोस्त को लेकर उस ढाबे के ऊपर चला गया। ढाबे पर जाते ही हमने देखा कि वहाँ तो कचौड़ी और समोसे का कोई नामो निशान नहीं था। हमें वहीं से थोड़ा आगे एक होटल नज़र आ रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, चल थोड़ा आगे चलकर हम होटल को देखते हैं। फिर इसी बीच हमारी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जो उसी गांव का बोर्ड था। नज़दीकी बोर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक छोटा सा गांव है जिसके ऊपर रंगोलीपुर नाम लिखा हुआ था। मेरे दोस्त अखिल ने कहा, यार तुम्हें नहीं लगता ये कंडक्टर तो अजीब सी बात करता है? तो मैंने भी अखिल से कहा, हाँ यार कुछ भी बकने लगता है, ये तो खाने पीने की चीज़ों को थोड़ी ना यहाँ पर कोई मना करेगा। अभी हम दोनों इतनी बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच हम उस होटल पर पहुँचे, और होटल पर पहुँचकर मैंने वहाँ के मैनेजर से कहा, अरे भैया जी ज़रा एक काम करना, हमारे लिए एक समोसे की प्लेट लगा देना। बस इतना हमने कहा ही था कि तभी उस होटल वाले ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ कोई कचौरी समोसा नहीं है, और दोबारा इस जगह पर इस चीज़ का नाम भी मत लेना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जो लोग कचौरी और समोसा के नाम से घबरा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त अखिल अभी भी हम तो यही सोच रहे थे कि थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचौरी वाला तो मिल ही जाएगा। और यही सोचकर हम दोनों उस कच्ची सड़क के ऊपर पैदल पैदल चलने लगे। अभी हम कुछ दूर आगे आए ही थे कि तभी हमने देखा कि वहाँ से कुछ दूर आकर एक झोपड़ा बना हुआ था, और उस झोपड़े के नीचे काले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। लोहे के उस बोर्ड के ऊपर जंग आ चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे लगे काफ़ी साल हो गए हैं। मैं उसे एक पल के लिए तो देखता ही रह गया। फिर उसके बाद मैं उस बोर्ड के एकदम नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि उस झोंपड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था, और फिर मैं झांकते उस झोंपड़ी के अंदर देखने लगा। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर कुछ खा रहा था, और फिर मेरी नज़र वहीं पर पड़े हुए सामान पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ कचौरी समोसा भी बनाया जाता था। ये देखकर मैं तो एकदम से खुश हो गया। फिर मैंने अखिल से कहा, अबे जल्दी आ। और फिर हम दोनों हिम्मत करके जब हम उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि उस झोंपड़ी के अंदर वो बुढ़ा आदमी समोसे और कचौरी बनाने का काम कर रहा था। उसी वक्त मैंने उस आदमी से कहा, अरे बाबा ज़रा हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। मैंने इतना कहा ही था कि वो बूढ़ा आदमी एकदम से हमारी तरफ पलट गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई भूत हैं, क्योंकि वो हमें एक टक लगातार देखता जा रहा था। तभी मेरे दोस्त अखिल ने कहा, यार तुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा आदमी अजीब सा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अखिल ने अभी इतना कहा ही था कि मैंने अपने दोस्त अखिल को बोला, यार चिंता मत कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, इन दादाजी की उम्र थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हमें ऐसे देख रहे हैं। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए अभी कचौरी लगाता हूँ। बस इतना कहने के बाद मैं उसके हाथों की तरफ देखने लगा। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उस आदमी के हाथ लगातार कांप रहे थे। अब तक उसके शरीर में कपकपाहट हो रही थी। ये देखकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, बारे दादाजी, बाहर की तरफ इतनी ज़्यादा जगह पड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी आप इस झोंपड़ी के अंदर ही समोसा कचौरी बनाते हैं, ऐसा क्यों? तभी मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी के बगल में बैठे हुए एक औरत और बच्चे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो अचानक ही मुझे वहाँ पर नज़र आ गए थे। पहले मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वहाँ पर कोई मौजूद होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक यहाँ प्रकट हो गए हैं। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर मैंने उस बूढ़े दादाजी से कहा, अरे दादाजी, आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? पता नहीं उस वक्त मेरे पेट में अचानक ही किसी चीज़ ने काट लिया था, जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, वो क्या है बेटा, मेरा झोपड़ा पहले काफ़ी अच्छा चलता था ना, और इस झोपड़ी के आजू बाजू में लोग समोसा कचौरी खाने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लोग समोसा कचौरी की तरफ देखते तक नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नज़र एक बार फिर उसके साइड में पड़ी तो मैंने देखा कि अब मुझे न ही तो वहाँ पर कोई महिला नज़र आ रही थी और न ही किसी पुरुष का नामो निशान था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर एक बच्चे को देखा था और उसकी माँ को बैठा हुआ देखा था। फिर बस इतनी सी देर में वो वहाँ से कैसे गायब हो गए।
अब तक मेरी जुबान से आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही थी। मैं थोड़ा हताश हो गया था। तभी मेरे दोस्त अखिल ने कहा, अरे भाई क्या हुआ तुझे, तू इस तरह डरा डरा क्यों है। तभी उस बूढ़े आदमी ने हमारे हाथों में कचौरी और समोसे की एक एक प्लेट थमा दी। ये सब देखकर हम दोनों और भी ज़्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन था। उसका काम तो बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा था, फिर उसने हम दोनों को इतनी जल्दी समोसे और कचौरी की प्लेट कैसे दे दी। उस आदमी के हाथ पैर तो अभी भी कांप रहे थे। जिस अवस्था में वो था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बस कुछ ही दिनों के बाद ये आदमी गुजरने वाला है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि हालत को देखने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वो मरने वाला है। तभी मैं उस कचौरी को उठाकर खाने लगा। गर्मा गर्म दिखने वाली वो कचौरी अचानक ही मुझे ठंडी महसूस होने लगी, और जैसे ही मैंने पहले टुकड़ा अपने मुंह में चबाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि इसके अंदर से खून की बू आ रही है। उसी वक्त मैंने उस कचौरी को अपनी आंखों के सामने ठीक से देखा तो मैंने पाया कि ये तो एक मांस का टुकड़ा था, और ये देखकर मैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी आवाज़ तक अब बाहर नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त अखिल की हालत भी अब खराब हो गई थी। वो भी मेरी तरह घबराया हुआ था। हम दोनों ही डर के मारे पूरी तरह से कांप रहे थे और उस दादाजी के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी जब हम दोनों ने उस दादाजी की तरफ ध्यान दिया तो हमने पाया कि अब वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। इस बार हम दोनों सरपट वहाँ से निकले और तुरंत ही भागने लगे। बस के निकलने का भी टाइम हो गया था तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर उसके बाद हम किसी तरह उस कच्ची सड़क को पार करते हुए उस बस के एकदम करीब पहुंच गए, और फिर जैसे हम उस बस के एकदम पास पहुंचे तो हमने देखा कि बस अब रुकी हुई थी। शायद वो हमारा ही वेट कर रही थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अखिल हम दोनों बस के अंदर बैठ गए, और हम जैसे बस के अंदर बैठे तो हमने देखा कि उस बस के अंदर जो ड्राइवर आगे की तरफ बैठा हुआ था वो हमारी ओर देख रहा था और हमें जल्दी से यहाँ से चलने का इशारा कर रहा था। लेकिन ठीक से देखने पर पता चला कि वो कांपते हाथों के साथ बस के अंदर की तरफ वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने हमें कचौरी और समोसा खिलाने की हिम्मत दिखाई थी। यानी कि ये वही भूत था जो हमारी बस ड्राइविंग करने में लगा हुआ था। एक ही पल के अंदर मैं समझ गया था कि ज़रूर यहाँ पर उसकी आत्मा पहुँची है और हम दोनों को वो नुकसान दे सकती है। अभी हम उसकी तरफ देख ही रहे थे कि तभी उसने आवाज़ देते हुए कहा, अरे जल्दी से बैठ जाओ, बस चलने का टाइम हो गया है। मैं 2 कदम पीछे सरक गया और दूसरी तरफ मौजूद उन दूसरे लोगों को देखा। तब मैं और भी ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि मुझे हर शख्स के अंदर उसी बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो मैं बहुत ही बुरी तरह डर रहा था। मैं समझ गया था कि आज मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गया हूँ, जहाँ से बचकर निकलना कतई आसान नहीं होता। मैं बचने की हर वो कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वहाँ से सुरक्षित लौट नहीं पा रहा था। तभी मैं सीट के नीचे छुप गया। मेरे साथ साथ अखिल भी उस बस की सीट के नीचे छुप गया था। हमारी हरकतें देखकर वो सभी लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर बैठे सारे के सारे मुसाफिर लोग भूत प्रेत हैं। तभी एक आदमी जल्दी से हमारी सीट के पास पहुंचा और वो नीचे की तरफ झांकते हुए देखने लगा। जैसे उस आदमी की शक्ल मुझे एक बार फिर अपनी आंखों के सामने नजर आई तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि ये वही बुढ़ा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। मैं अब तक तो बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था, और उसके बाद मौका पाकर मैं उस सीट के नीचे से निकला और उस बस के दूसरे दरवाजे से होते हुए नीचे कूद गया। मेरे साथ साथ अखिल ने भी ऐसा ही किया। हम दोनों उस वक्त अब इस बस के अंदर एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे और हमने सर पर दौड़ लगा दी। हम उस सड़क की तरफ भागने लगे जो वहाँ से सटी हुई थी। उसके बाद मैं उस रोड पर बहुत तेज भागने लगा। वहाँ से कुछ और आगे हमें एक कस्बा नजर आ रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें सामने की तरफ एक छोटी सी पानी की टंकी नजर आई। वो किसी गाँव की तरह लग रहा था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था और आजू बाजू में जो लोग नज़र आ रहे थे वो शायद उसी गांव के लोग थे। तभी हम भागते हुए एक रईस आदमी की हवेली के पास पहुंचे। दिखने में वो किसी सेठ की तरह लग रहा था। फिर जैसे उस आदमी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो उस आदमी ने कहा, अरे बच्चों क्या हुआ, तुम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो उसके बाद हम उस सेठ के सामने पहुँचे और उसे बताने लगे कि आखिर हुआ क्या था। उस रईस आदमी ने जैसे हमारी बातें सुनी तो उसे भी हमारी बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि वो उसी इलाके का था। और उस आदमी ने कहा, देखो चिंता मत करो, तुम दोनों जल्दी से मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम दोनों को इस चीज़ का सोल्यूशन बताता हूँ।
फिर मैं और अखिल उस आदमी के पीछे पीछे उसके मकान के अंदर चल पड़े और जैसे हम उसके मकान के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि उसकी जगह बहुत ही ज़्यादा थी। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तुम्हें किसी भी शख्स के अंदर वो आदमी दिखाई दे रहा है? तो मैंने अपनी मुंडी हिलाई और ना में जवाब दिया। उसके बाद मैंने उस आदमी से एक विनती की कि जिस जगह पर हम दोनों को जाना है वो हमें तुरंत ही वहाँ तक छोड़ दे, क्योंकि हम दोनों को किसी भी हालत में जॉब हासिल करनी थी, क्योंकि इन प्रेतों ने हमारे रास्ते को एकदम से ही रोक दिया था। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आ पाता, उस आदमी ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कल गाँव के बस स्टैंड तक छुड़वा दूंगा। वहाँ से एक बस जाती है जो तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगी और साथ ही तुम दोनों को किराया भी दे दूंगा। हम बड़े दिलदार लोग हैं, हमारे गांव के अंदर बड़ी शांति बनी होती है। तब उस आदमी ने बताया कि अगर अब तुम लोगों को वो आदमी किसी भी आदमी के अंदर नजर नहीं आ रहा तो तुम दोनों खतरे से बाहर हो चुके हो, क्योंकि वो प्रेत इतना ज़्यादा भयानक है कि वो हर किसी का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। शायद तुम दोनों का भी अभी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा हो, लेकिन वो क्या है कि हमारे गांव के अंदर थोड़ी पवित्रता बनी हुई है, जिस वजह से हमारे गांव के अंदर कोई भी बुरी आत्मा इतनी जल्दी प्रवेश नहीं कर पाती। उस आदमी की इस बात ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी थी। और उसके बाद मेरे दोस्त अखिल ने बताया कि अब उसे भी किसी भी आदमी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अभी तो हम थोड़े बहुत नॉर्मल हुए थे। उसके बाद उस आदमी ने हमें एक झोपड़ी के अंदर भेज दिया। उसने बताया कि मुझे और मेरे दोस्त को आज इसी झोपड़ी के अंदर रुकना है। पहले मुझे लगा था कि ये आदमी ज़रूर हमें अपनी हवेली में रुकने को बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम उसके बताए हुए उस झोपड़ी में पहुँचे तो हमने देखा कि बाहर से तो वो किसी झोपड़ी के टाइप में नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल किसी रूम की तरह था। ऊपर की तरफ एक शानदार डिजाइन लगी हुई थी और हालांकि वो कोई झोपड़ा तो नहीं था बल्कि एक कमरा ही था। उसके बाद हम दोनों उस कमरे के भीतर जाकर बैठ गए और बातचीत करने लगे कि किस तरह से आज हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी मैं और मेरा दोस्त अखिल हम दोनों इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनते मैं पूरा अंदर से डर गया था। मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी फिर से होगा जो भूत बनकर हमारा पीछा कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा डरते हुए मैं दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि मुझे बाहर की तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने ये बात अपने दोस्त अखिल को बताई। मेरी बात को सुनकर अखिल भी हैरान रह गया। तभी उसने कहा, ज़रूर हमें कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि अब हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें बैठी हुई हैं ना। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अखिल वापस से आकर उसी कमरे के अंदर बैठ गए। सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, लेकिन फिर एक बार उस दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैं गुस्से से उठा और बड़बड़ाते हुए जब उस दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास मुझे वही बुढ़ा और भयानक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। जैसा कि उस आदमी ने बताया था, अगर हमें कुछ देर के बाद दिखना बंद हो गया है तो हमारे ऊपर से खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस आदमी को देखकर मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा और उसी वक्त दरवाजे को धक्का मारकर मैंने सरपट वहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी। और अब की बार मैंने अपने कदमों को कहीं पर भी रोकना सही नहीं समझा और जल्दी से भागता हुआ सामने की तरफ नजर आने वाले एग्जिट डोर पर पहुंचा। शायद वो उस गांव का अंतिम दरवाज़ा था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता कि मेरा पैर फिसल गया और सामने की तरफ एक बाल्टी पड़ी थी तो मेरा पैर उस बाल्टी पर जा लगा और बाल्टी पर लगते ही मैं उस बगल वाले कुएं के अंदर फिसल गया। मैं कुएं के अंदर गिरने वाला था कि तभी मेरे हाथ अचानक उस कुएं की दीवार से चिपक गए, जिस वजह से मैं अभी भी कुएं के अंदर लटका हुआ था। मैं बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रहा था। तभी कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उनकी शक्ल मुझे उसी बूढ़े आदमी की तरह नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे एकदम ऊपर उठा लिया। मैं समझ गया था कि ये आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद उन्होंने मुझे निकालकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर वो उसी गांव के शिव मंदिर में ले गए। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। मैं तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मेरे फेवर में नहीं थी। दरअसल अब अखिल की तबीयत तो लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी स्थिति खराब होने लगी थी और अखिल बार बार चीख चिल्ला रहा था, मानो कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद मेरी ही तरह वो लोग भी अखिल को उस शिव मंदिर में ले गए, जहाँ जाकर उसके साथ भी वो क्रिया की गई जो मेरे साथ की गई थी, और उसके बाद अखिल भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम दोनों ने नौकरी करने की नहीं सोची और सीधे अपने घर की ओर रुख करने की सोची। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।